अस्सलाम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल गोल्ड हेल्पिंग हैंड। आज है हमारी वीडियो का पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 एमसीक्यूज़ कर लिए थे हमने फर्स्ट हाफ। आज हमने करने हैं सेकंड हाफ एमसीक्यूज़, जो कि हमने स्टार्ट करने हैं एमसीक्यूज़ नंबर 2.5 टॉपिक 48 से। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। मेरे साथ पूरी वीडियो देखिएगा, सारे एमसीक्यूज़ कंप्लीट कीजिएगा। और अगर आपने फर्स्ट हाफ एमसीक्यूज़ नहीं किए चैप्टर नंबर 2 के हर टॉपिक से, हर लाइन से, तो फिर पहले जाके वो वीडियो देख लें या इसके बाद कंप्लीट कर लीजिए। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपकी लाइन है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन की मिकदार पाई जाती है, यानी कि हवा के अंदर एक गैस होती है जिसका नाम होता है ऑक्सीजन। वो कितने फ़ीसद पाई जाती है? बोर्ड पेपर्स के अंदर आपका ये एमसीक्यूज़ पूछा गया है 6 टाइम्स, यानी कि 6 दफ़ा से सवाल पूछा गया है। तो आपने याद रखना है 21%, यानी पूरी हवा जो होती है ना, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन ही 21% होती है। बाकी नाइट्रोजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। इसी तरह उन्होंने दूसरा एमसीक्यूज़ पूछ लिया जो कि 10 टाइम्स, यानी कि 10 दफ़ा बोर्ड के पेपर्स के अंदर आया है। हवा में नाइट्रोजन की फ़ीसद मिकदार है, यानी हवा के अंदर कितने फ़ीसद नाइट्रोजन पाई जाती है? तो 78%, यानी कि 78% नाइट्रोजन होती है हवा में और 21% ऑक्सीजन होती है हवा में। तो ये दोनों एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा पेपर्स में पूछे गए हैं। 9 दफ़ा और 6 दफ़ा पहले सालों में जो पेपर हुए हैं उनके अंदर ये वाला एमसीक्यूज़ आता था। हो सकता है अब आपको भी यही एमसीक्यूज़ आ जाए, तो आपने इसको याद रखना है। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड किस अमल से बढ़ती है? यानी हवा के अंदर एक गैस है ना, वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। उन्होंने ये नहीं पूछा कि कितने फ़ीसद है, उन्होंने ये पूछा क्या करें कि ज़्यादा से ज़्यादा होती जाए। यानी कि पहले कम थी, रेस्पिरेशन का अमल हुआ पौधों का, और ज़्यादा हो गई, फिर रेस्पिरेशन ही और ज़्यादा हो गई। 13 टाइम्स आपका एमसीक्यूज़ आया कि रेस्पिरेशन जितनी ज़्यादा होती जाएगी, हवा के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड उतनी ही ज़्यादा होती जाएगी। तो इस बात को आपने याद रखना है। फिर उन्होंने पूछ लिया कि कार्बन डाइऑक्साइड है कितनी हवा में? वैसे बहुत कम है, 0.03%। देखिए हवा के अंदर ना 3 गैसें हैं, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तीनों को आपने याद रखना है। ऑक्सीजन कितनी है? 21%, नाइट्रोजन कितनी है? 78% और कार्बन डाइऑक्साइड कितनी है? 0.03%। तो इन तीनों में से कितनी कम है, लेकिन ये ज़्यादा होती जाएगी जैसे जैसे रेस्पिरेशन होती जाएगी। जब जब पौधे रेस्पिरेशन करते हैं यानी सांस लेते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड हवा में आती जाती है और फिर वही इंसान लेते हैं और जानवर उनसे ले लेते हैं। ये कितनी है जी? 13 टाइम्स और 28 टाइम्स। देख लें आप कितने इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ होंगे कि बार बार पेपर के अंदर रिपीट हो रहे हैं बोर्ड के। फ़ज़ाई नाइट्रोजन किस तरह फ़ायदेमंद बन सकती है? यानी हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है वो किस तरह हमारे काम आएगी, उसका क्या फ़ायदा? उसका फ़ायदा नाइट्रोजन चक्कर है। जितना दुनिया में नाइट्रोजन चक्कर चलता जाएगा ना, उतनी देर इंसान, पौधे, जानवर सब जिंदा है। जैसे ही नाइट्रोजन चक्कर रुका, सब मर जाएंगे। तो आपने याद रखना है हवा के अंदर नाइट्रोजन का फ़ायदा, नाइट्रोजन का काम क्या है? नाइट्रोजन चक्कर। 8 टाइम्स आपका ये एमसीक्यूज़ पेपर के अंदर आया है। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के कीमियाई अमल से बनता है। अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को केमिकल के ज़रिए लैब के अंदर लेके जाके एक ट्यूब के अंदर डाल के मिला दिया जाए तो क्या बन जाता है? नाइट्रेट्स बन जाते हैं। आप एक ना टेस्ट करें, एक लेबॉर्ट्री होगी आपके स्कूल में, वहाँ जाएं, टेस्ट ट्यूब लें, यानी कि 2 ट्यूबें होंगी, उनके अंदर एक के अंदर ऑक्सीजन डालें, एक के अंदर नाइट्रोजन डालें और दोनों को मिक्स कर दें। तो जो मिक्सचर बनेगा वो क्या होगा? नाइट्रेट्स। तो आपने याद रखना है 13 टाइम्स आपका ये पास्ट पेपर के अंदर एमसीक्यूज़ आया है। कैंसर के इलाज के लिए रेयर गैसें कौन सी इस्तेमाल होती हैं? यानी कैंसर एक बीमारी है बहुत बड़ी, उसको इस्तेमाल करने के लिए लेज़र शुआएँ इस्तेमाल होती हैं, वो भी गैस से बनती हैं। तो उनका क्या नाम होता है? उनका नाम होता है रेडॉन। रेडॉन की शुआएँ होती हैं। आपने याद रखना है कैंसर के इलाज के लिए कौन सी शुआएँ इस्तेमाल हो रही हैं? रेडॉन की शुआएँ। 4 दफ़ा और 2 दफ़ा अलग-अलग ये एमसीक्यूज़ पास्ट पेपर्स में आया है। अब वैसे अगर आप ये एमसीक्यूज़ देखते हैं, अचानक आप पेपर के दिन गए बोर्ड का पेपर देने और आपने अचानक देखा पेपर, ये एमसीक्यूज़ आए, आप कहेंगे ये तो चैप्टर के अंदर थे ही नहीं, ये आ कहाँ से रहे हैं? ये तो लाइनें मुझे याद ही नहीं, ये तो एक्सरसाइज वाले भी नहीं है। तो इसका यही तरीक़ेकार होता है तैयारी करने का कि आप पास्ट पेपर्स उठाएँ या जो है इसी तरह किसी क्रिएटर की वीडियो देखें और वो सारे लाइन वाइज एमसीक्यूज़ याद करें, हर चैप्टर, हर टॉपिक के, जो कि पेपर्स में आते रहे पिछले सालों में। क्योंकि हर साल जो नया पेपर बनता है वो पिछले सालों के पेपर को इकट्ठा करते हैं और मिला के एक नया पेपर बना देते हैं। उन्हीं पेपर वाले एमसीक्यूज़ दोबारा हर साल आते रहते हैं। तो इसीलिए इनको पूरी वीडियो देखिए, अच्छी तरह तैयार करें और याद करें। दहकते हुए सूरज में कौन सा एलिमेंट मौजूद है? सूरज के अंदर कौन सी गैस होती है? हाइड्रोजन। ठीक है, ये आपके चैप्टर नंबर 2 के अंदर है। उसके बाद है ये एक नोबल गैस है। नोबल गैस इनमें से कौन सी है? हाइड्रोजन गैस है पर नोबल नहीं है। क्लोरीन भी गैस है, फ्लोरीन भी गैस है, पर ये दूसरी गैस है, नोबल नहीं है। नोबल गैस जो होती है वो 3 होती है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। आपने नाम याद रखना है, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन। तो इनमें से जो नोबल है उसके
ऊपर टिक कर दें, नियोन है ना तो नियोन के ऊपर टिक कर दें। हवा में सबसे ज़्यादा क्या पाई जाती है? नाइट्रोजन, ये हमने बताना है। जैसे कि हमने यहाँ पढ़ा हवा के अंदर नाइट्रोजन है 78%। उसके बाद उन्होंने कहा फोटोसिंथेसिस का अमल कौन सा है, ये पहले आपको फर्स्ट हाफ में करवा चुके हैं, बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज आया है। यहाँ पे 2 दफ़ा लिखा हुआ है ना, इस टॉपिक के अंदर भी इन्होंने डाल दिया, लेकिन पहले भी बहुत ज़्यादा आया है। तो फोटोसिंथेसिस का अमल एनाबोलिक है। 2 तरह के अमल होते हैं, कैटाबोलिक, एक एनाबोलिक। कैटाबोलिक अमल कौन सा होता है जी? रेस्पिरेशन का। कैटाबोलिक और एनाबोलिक कौन सा होता है? फोटोसिंथेसिस का। उसके बाद उन्होंने पूछा जिंदा रहने के लिए ज़रूरी है, ज़ाहिर बात है सांस लेने के लिए जो गैस ज़रूरी है ऑक्सीजन। हर इंसान को पता है कि सांस हम कैसे लेते हैं? ऑक्सीजन के ज़रिए। पौधे ज़मीन से जड़ों के ज़रिए नाइट्रोजन डैश की शक्ल में हासिल करते हैं, यानी कि पौधों को जो ज़मीन में जड़ होती है उनकी, वहाँ से नाइट्रोजन मिलती है। लेकिन कैसे मिलती है? नाइट्रेट्स आना था, यहाँ पे गलती से उनसे लिखा गया, यहाँ पे आप लोग लिख लें नाइट्रेट्स की शक्ल में पौधे जड़ों से नाइट्रोजन हासिल करते हैं। अभी हमने यहाँ पढ़ा ना नाइट्रेट्स, जो कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को मिलाने से बनते हैं। उसके बाद है एक आम आदमी कितनी हवा रोज़ाना सांस के लिए इस्तेमाल करता है? बहुत ज़्यादा मैंने ये देखा है, यहाँ 2 टाइम्स लिखा हुआ है, बाकी पेपर्स में भी मैंने देखा है। एक आदमी रोज़ाना 1.5 लाख 15,000 से 20,000 लीटर 15,000 लीटर से लेके 20,000 लीटर हवा एक आदमी डेली सांस लेने के लिए इस्तेमाल करता है। ये आपका जो पिंक ब्लॉक नहीं बना था बुक के अंदर इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन वाला, उसके अंदर से एमसीक्यूज़ आया हुआ है चैप्टर नंबर 2 के। बिजली के बिलों में कौन सी गैस बल्बों में बिजली के बल्बों में कौन सी गैस भरी जाती है? ऑर्गन। ये भी आपके चैप्टर के अंदर है। ऑर्गन बताया ना, 3 नोबल गैसेज हैं, क्रिप्टॉन, ठीक है, ऑर्गन और नियोन, ठीक है। तो ये गलत एमसीक्यूज़ का जवाब लगा हुआ है यहाँ पे। कुछ जवाब जो है ना वो बुक के अंदर गलती से मिस प्रिंटिंग भी हो जाती है। तो बिजली के बल्बों में जो गैस भरी जाती है वो ऑर्गन है मेरे ख्याल से, जहाँ तक मुझे याद है। अगर आपको इसका जवाब कंफर्म पता है तो मुझे बताएं कमेंट सेक्शन के अंदर। बाकी आगे है शायद रेडोन ही हो, कंफर्म आप कर लीजिएगा, बुक के अंदर है ये टॉपिक। पौधों के पत्तों में सोडियम की मिकदार होती है, यानी जो पौधों के पत्ते होते हैं। अगला टॉपिक नंबर 2.6 है ज़िंदगी के लिए अहम एलिमेंट्स, उसमें से सवाल है जो पौधों के पत्ते होते हैं उनके अंदर कितने फ़ीसद सोडियम होती है? 0.01 से लेके 10% तक। 0.01 से लेके 10% तक इतनी जो है उनके पत्तों में सोडियम होती है। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी हो जाती है? आयोडीन की कमी से ना गला आपका बहुत सूज जाता है। हम जब नमक खाते हैं, ठीक है, तो नमक के अंदर ना लिखा होता है ना आयोडीन वाला नमक और बगैर आयोडीन वाला नमक। हम लेने जाते हैं, दुकानदार भी कहता है आपने आयोडीन वाला लेना है या बगैर आयोडीन वाला। तो जो लोग बगैर आयोडीन के नमक खाते हैं उनको कभी ना कभी खुदा ना खास्ते बीमारी हो जाती है, उनका गला बहुत ज़्यादा सूज जाता है और उन्हें गिलड़ की बीमारी हो जाती है, इसे हम कहते हैं गिलड़। तो आयोडीन की कमी से जो बीमारी होती है इसका क्या नाम है? गिलड़। दांतों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है फ्लोराइड, ये भी आपका एक टॉपिक है छोटा सा, उसके अंदर 5 पॉइंट है, उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्लोराइड जो है वो दांतों का ख्याल रखता है। टूथपेस्ट भी आप फ्लोराइड वाली लेते हैं, कोलगेट के ऊपर अक्सर लिखा होता है फ्लोराइड, क्योंकि दांतों की नशोनुमा के लिए ज़रूरी है फ्लोराइड। तो अब आपको याद रहेंगी ये बातें। आगे आ जाते हैं। आगे है जी आपका क्लोरीन का मुरक्कब है। क्लोरीन किसका मुरक्कब है? किससे मिलकर बना है? पॉलीविनाइल क्लोराइड, PVC। ये भी लिखा हुआ सकता है जवाब ने, और इस तरह भी लिखा हो सकता है पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो आपने याद रखना है कि इसका मुरक्कब है क्लोरीन। पॉलीविनाइल क्लोराइड यानी कि PVC का मुरक्कब है। मुरक्कब यानी तीनों वर्ड को मिलाओ तो क्लोरीन बन जाता है। पौधों में मैग्नीशियम की मिकदार होती है 0.01 से लेके 0.04। अब 2 मिकदार उन्होंने आपसे पूछ ली हैं। पहले उन्होंने आपसे सोडियम की मिकदार पूछी है पौधों के अंदर 0.01 से लेकर 10%। उसके बाद उन्होंने आपसे मैग्नीशियम की मिकदार पूछ लिया 0.1 से लेके 0.4%। फिर वही आ गया दांतों की सेहतमंद नशोनुमा के लिए क्या ज़रूरी है? फ्लोराइड, ठीक है। उसके बाद है किसकी कमी के बायस सेल मेम्ब्रेन टूट-फूट का शिकार होती है? जिन लोगों ने शॉर्ट क्वेश्चन किया है सीरीज वाइज चैप्टर के अंदर से उनको पता होगा कि सेल मेम्ब्रेन का भी पूछा था सवाल, शॉर्ट क्वेश्चन आया था कि सेल मेम्ब्रेन टूट-फूट का शिकार होती है किसकी कमी की वजह से? कैल्शियम। कैल्शियम वाला जो टॉपिक है उसके अंदर ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है कि कैल्शियम की कमी से क्या होता है? जवाब यही होगा कैल्शियम की कमी से सेल मेम्ब्रेन टूट-फूट जाती है। अब सिलिकॉन हासिल होता है, सिलिकॉन माइकास से मिलता है, ठीक है। सिलिकॉन मैंने आपको बड़ा बताया था ना, कैमराज हर चीज़ जो है वो सिलिकॉन से मिलकर बनती है। आपकी चिप होती है कंप्यूटर के अंदर सिलिकॉन वाली, तो वो सब कुछ किससे होता है? माइकास से। कौन सा एलिमेंट क्लोरोफिल में मौजूद होता है? मैग्नीशियम एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्लोरोफिल के अंदर पाया जाता है। क्लोरोफिल क्या है? पौधे खाना बनाते हैं, हमारे खाने में अगर टेस्ट के लिए सबसे ज़रूरी क्या होता है? नमक या जर्दा रंग आप कह लो। जर्दा रंग नहीं होगा तो बिरयानी का कलर नहीं आएगा, बिरयानी नहीं बन सकती। इस तरह पौधों का एक कलर होता है, वो उसका कलर होता है ग्रीन कलर का, तो उसे कहते हैं क्लोरोफिल। जिस तरह हम बिरयानी के
अंदर येलो कलर लाने के लिए जर्दा रंग डालते हैं, इस तरह पौधे अपने अंदर सब्ज़ कलर लाने के लिए पत्तों के अंदर क्लोरोफिल डालते हैं। तो वो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है, मैग्नीशियम होगी उनके पास तो वो क्लोरोफिल बनाएंगे ना। सेहतमंद पौधों में आयोडीन होती है, कितने फ़ीसद जो है वो आयोडीन पौधों के अंदर होती है, ये जवाब गलत लिखा हुआ है। ठीक है, यही सही जवाब है, 0.50 ppm इतनी आयोडीन होती है पौधों के अंदर। वैसे एक दफ़ा ना आप लोग खुद आयोडीन वाला टॉपिक यहाँ से खोलें, ये आपकी बुक है, चैप्टर नंबर 2 है, थोड़ी मेहनत आपकी भी तो बनती है ना। जैसे अब हम यहाँ देखते हैं आयोडीन वाला टॉपिक किधर है, एक सेकंड, ये आयरन सोडियम, ठीक है, पोटाशियम मैग्नीशियम कैल्शियम, उसके बाद फ्लोरीन क्लोरीन, तो आयोडीन कहाँ चला गया, आयोडीन, ये आयोडीन का टॉपिक आया। इसके अंदर आप यहाँ से चेक करें कि जो जवाब यहाँ बताया है ठीक है गलत है। उन्होंने क्या, सेहतमंद पौधों में इतनी आयोडीन होती है। तो अब यहाँ से देखते हैं 0.5 ppm, देख लें कुछ आंसर्स बुक के अंदर गलत होते हैं, इतना एतबार नहीं किया जा सकता। तो 0.50 नहीं 0.5 ppm जो है वो आयोडीन होती है पौधों के अंदर। इस तरह अगर आपको कोई एमसीक्यूज़ नहीं समझ आ रहा है, कहाँ से आप बुक खोलें, टॉपिक ढूंढें, इसके अंदर से एमसीक्यूज़ ढूंढ सकते हैं, वरना सिर्फ ऐसे याद कर लें, आपको पता चल गया ये 74 एमसीक्यूज़ हैं, यही आपने करने हैं और यही आपका चैप्टर नंबर 2 तैयार हो जाना है। उसके बाद है पौधों में फास्फोरस की मिकदार कितनी होती है, 0.0 से लेकर 0.4% तक। आयोडीन का एथेनॉल में हल्का महलूल कहलाता है। आयोडीन के अंदर अगर हम एथेनॉल, जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है ना लड़कियों का, जिससे नेल पॉलिश वो रिमूव करती हैं, वो डाल दें अगर, ठीक है, तो क्या बन जाता है, टिंक्चर बन जाता है, आयोडीन टिंक्चर। तो आपने याद रखना है आयोडीन और एथेनॉल, इन दोनों को मिला लो, मिक्सचर बना लो, महलूल बना लो, तो क्या बनता है, आयोडीन टिंक्चर। तो ये थे आपके 74 एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 2 में से। हर टॉपिक के अंदर से, हर लाइन के अंदर से पार्ट 1 कल अपलोड हो गया था, पार्ट 2 आज अपलोड हुआ है। तो आपने वीडियो देखनी है दोनों और सारे एमसीक्यूज़ मेरे साथ रिवाइज़ करने हैं। जो बच्चे अगर ये पास पेपर्स लेना चाहते हैं, ठीक है, वो रब्ता कर लें करें। सबसे बेहतरीन बात आप लोगों के लिए यही है कि आप लोग वीडियो देखें और सारे क्वेश्चन जो हैं अच्छी तरह याद करें। मेरे साथ साथ सीरीज़ के ज़रिए सारे शॉर्ट क्वेश्चन के नोट्स बनाते जाएं, एमसीक्यूज़ तैयार करते जाएं, अपने पेपर की अच्छी से तैयारी करके अपने माँ बाप का सर फ़ख्र से बुलंद करें, अच्छा सा रिज़ल्ट ला के और पूरे मार्क्स ला के। तो टॉपर स्टूडेंट के लिए, जनरल साइंस के लिए बेस्ट चैनल है गौहर हेल्पिंग हैंड, जो उनकी तैयारी की जिम्मेदारी लेगा। सिर्फ स्टूडेंट ने इतना करना है कि जो डेली का होमवर्क मिलता है उसको याद करना है, लिखना है ज़िम्मेदारी के साथ बस, और पेपर वाले दिन उसकी तैयारी सारी हुई होगी। पेपर के अंदर कोई सवाल ऐसा नहीं होगा जो कि मेरी तैयारी करवाई हुई से बाहर आएगा, इस बात की गारंटी है आपको। खुदा हाफिज़। गौहर हेल्पिंग हैंड चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो है वो गौहर हेल्पिंग हैंड चैनल के ज़रिए ही अपनी जनरल साइंस की तैयारी करें। अल्लाह हाफिज़।